नमस्कार, आप भारत 24 देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब शुरू होने वाला है द रूबिका लियाकत शो। आज आपके लिए क्या खास तैयारियां हैं इस 1 घंटे के बुलेटिन में, पहले उस पर नजर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। तो आज ये वो सारी खबरें हैं जिन पर बात होगी। सबसे पहले मोदी वर्सेस राहुल मुकाबले की ये हैट्रिक है। सर्वे ही समाधान है। ये एएसआई के सर्वे की ज्ञानवापी की हम जिक्र कर रहे हैं। द डेथ फैक्ट्री क्या है ये द डेथ फैक्ट्री, ये आप देखने वाले हैं। लेकिन गरीब कल्याण से कैसे भारत का निर्माण हो रहा है, आज चौथे नंबर पर यह स्टोरी भी आपके लिए तैयार की है। 5वें पर नवाज का आगाज, बाय बाय शाहबाज। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं वो भी आप जानेंगे। और मेरा हिंदुस्तान में चमत्कार को नमस्कार। और इसीलिए शुरू करते हैं मोदी वर्सेस राहुल, ये जो मुकाबले की हैट्रिक है। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले आए, इसीलिए इन 2 फैसलों के साथ ही आज द रूबिका लियाकत शो की शुरुआत करते हैं। पहला फैसला आया दोपहर 2 बजे के करीब। इस फैसले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी साफ तौर पर देखी गई है। एक अलग स्फूर्ति का एहसास कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए या उनमें नजर आया है। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, आप देखिए कैसे इस नारे के साथ वो अपने जोश को बयां कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आज कांग्रेस नेता कितने खुश हैं। राहुल जी की विक्ट्री, सत्ता का विक्ट्री, भी फॉर विक्ट्री। तो इन तस्वीरों को देखा आपने, वी फॉर विक्ट्री, राहुल जी की विक्ट्री। ये अधीर रंजन चौधरी है जिनके चेहरे से उनकी खुशी के भाव को आप महसूस कर सकते हैं। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, अब ये भी आप सुन लीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, अधीर रंजन चौधरी सब शामिल थे। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। खड़गे के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस अब केंद्र सरकार पर अपने हमले और तेज करेगी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत की लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी। इसे गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसके बाद उनको लोकसभा सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था, अयोग्य करार दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राहुल ने संसद सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कराने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। सुनिए कैसे। लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही
ये मांग करूंगा। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं। अभी अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। अब आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो लोकसभा सचिवालय पहुंचेगी। वहां पर उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो है इस मसले का संज्ञान लेंगे और आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो उसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी सुनवाई को लेकर और उस पर जो बहस होने वाली है सदन में, उस पर चर्चा में राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी, राहुल गांधी वर्सेस मोदी की वो जो हैट्रिक हम कह रहे हैं देखने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर मंडे का वक्त आपको रुकना पड़ेगा। ट्यूसडे का वक्त या तो मंडे को या फिर ट्यूसडे राहुल गांधी संसद में दिखाई दे सकते हैं। और अब ज्ञानवापी क्या सर्वे सॉल्यूशन है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से आए अब दूसरे फैसले का जिक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज ज्ञानवापी मामले पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है जिसे रोकने की कोशिश मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान कुछ बड़ी बातें कही। मुझे लगता है आपको ये बातें जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं समझते हैं। एएसआई कह चुकी है कि सर्वे से ज्ञानवापी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट ज्ञानवापी पर दावे का आधार होगा। एएसआई सर्वे पर सभी पक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अयोध्या केस में एएसआई सर्वे हुआ भी था। लीगल प्रोसीडिंग है और लीगल प्रोसीडिंग किसी की भी तरफ टिल्ट कर सकती है। हमने सिर्फ अपनी बातें कोर्ट में आर्गुमेंट और तर्कों के आधार पर रखी थी और लीगल पॉइंट ये है कि सर्वे को रोकने का कोई आधार नहीं बनता है। जब कोई एक्सकेवेशन नहीं होने वाले, किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं होने वाली है तो ये सर्वे नहीं रुकना चाहिए। क्या ग्राउंड सीजीआई ने दिया कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे दिया जाएगा? क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी जो उनका मेजर कंसर्न था कि वहाँ पे खुदाई होगी, स्ट्रक्चर डैमेज होगा, उसमें ऑलरेडी एएसआई का एफिडेविट कोर्ट किया जा चुका है कि वहाँ पे कोई डैमेज नहीं होगा। बार बार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि जो है स्टे दे दिया जाए, एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाए, ये भी मांग ठुकरा दी है कोर्ट ने। उन सब चीज़ों को नहीं माना है और आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि वहाँ पे जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के सामने पेश की जाएगी और वहाँ पे सर्वे होगा और कोई एक्सकेवेशन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की उसमें भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल थे। लेकिन फैसले के दौरान सीजेआई की एक टिप्पणी बहुत अहम रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या केस में भी एएसआई सर्वे हुआ था। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार यही एएसआई सर्वे बना था और इसीलिए आज आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अयोध्या मामले में एएसआई सर्वे में ऐसा क्या था जिसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या मामले में एएसआई ने जीपीआर सर्वे किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने अयोध्या में विवादित जगह पर सर्वे शुरू किया था, जिसके बाद 22 अगस्त 2003 को एएसआई की टीम ने अपना सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। इसी सर्वे के आधार पर एएसआई ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक ढांचा है। बाबरी मस्जिद के नीचे इस ढांचे होने की बात को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का प्रमुख आधार बनाया था। लेकिन इससे पहले के कुछ तथ्य आपको मैं बताना चाहती हूँ। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के भीतर एएसआई ने पहला सर्वे 1976 और 77 में किया था। इस सर्वे को फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया था। उनकी टीम में एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे के मोहम्मद। बकौल के मोहम्मद जब वो पहली बार बाबरी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर के 12 पिलर मंदिर सरीखे हैं। ये पिलर 11वीं और 12वीं सदी में बने हुए थे। के मोहम्मद बाद में 2002 और 2003 में हुए एएसआई सर्वे की टीम का हिस्सा भी रहे। के मोहम्मद ही वो शख्स है जिनके बयान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा कोट भी किया है।
इन तथ्यों का जिक्र करना यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अयोध्या और ज्ञानवापी मामले में बहुत समानता इस वक्त दिखाई देती है और मैं आपको उन समानताओं के बारे में आज थोड़ा तफसील से बताती हूं। अयोध्या में 1976 और 77 में के मोहम्मद की रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष का दावा मजबूत दिखने लगा था। ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी सर्वे के बाद 2022 में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती मिली। अयोध्या में मस्जिद के अंदर कई चीजें ऐसी मिली जो हिंदू धर्म में दिखती है या उनसे मिलती जुलती है। ज्ञानवापी में पश्चिमी दीवार जो है, और ये दोनों आप तस्वीरें देख लीजिए, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये तो राम मंदिर है और इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार आपको नजर आ रही है जो ब्राउन कलर में है। बाकी सफेदी वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो गुंबद है। तो ज्ञानवापी में पश्चिमी दीवार पर जो डिजाइन दिख रही है वो हिंदू धर्म से प्रभावित डिजाइन दिखती है। अयोध्या मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीसरा ASI सर्वे हुआ और वही फैसले का आधार बना था। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ASI सर्वे आज सुबह ही शुरू हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, इंटरवेंशन से मना कर दिया है। इस समानता से जाहिर है कि ASI का सर्वे ज्ञानवापी विवाद के अंत की शुरुआत हो सकती है क्योंकि इस सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब ASI की जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी प्रक्रिया में जितनी भी चीजें हमें चाहे वो फोटोग्राफी के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से या इवन ड्राइंग के माध्यम से प्राप्त होती है, उसका विस्तृत विवरण तैयार करना, साथ ही साथ तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जो चीजें इस समय भारतवर्ष में अन्य जगहों पर मौजूद हैं उनका अध्ययन करके फिर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो भी सामग्री हमें दिखाई पड़ रही है या जो नहीं भी दिखाई पड़ रही जमीन के नीचे मौजूद है उसको किस कालखंड से, किस संस्कृति से, किस सभ्यता से जोड़ा जा सकता है, इस पर हम लोग विस्तृत विवरण तैयार करते हैं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को लेकर भी साफ हो जाएगा कि इसका निर्माण कब हुआ, ये मंदिर का स्वरूप है कि मस्जिद का है, और इसीलिए आज ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ASI अपना सर्वे करती कैसे, आप भी जानना चाह रहे होंगे। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान ASI की टीम ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर की स्टडी करेगी। इस स्टडी के आधार पर ज्ञानवापी की सभी दीवारों की स्टाइलिस्टिक डेटिंग जो है वो की जाएगी। स्टाइलिस्टिक डेटिंग क्या होती है? किसी भी संरचना का निर्माण कब हुआ वो डेटिंग, किसी पद्धति से इसका निर्माण हुआ है ये भी पता लगाना। इसके लिए अब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे किया जाता है ASI की तरफ से। पहले ये अध्ययन जो है स्ट्रक्चर की बनावट, उसमें इस्तेमाल मटेरियल और उसके रंग के आधार पर होता था, लेकिन अब GPR सर्वे से ये काम जल्दी और थोड़ा आसानी से हो जाता है। GPR सर्वे की मदद से ज्ञानवापी के नीचे क्या है ये भी पता लग जाएगा। पहले इसके लिए खुदाई की जरूरत होती थी कि नीचे क्या है पता करें, लेकिन अब वो पेनिट्रेशन जो राडार पेनिट्रेशन है उसी से पता लग जाएगा कि नीचे क्या है। सर्वे में एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें मशीन के द्वारा रेज जो है अंदर भेजी जाती है जमीन के, जिसकी एक सीमा है कि 15 से 20 मीटर की गहराई तक जो भी चीज जमीन के नीचे मौजूद है उसका वो एक तरह से फोटो कर सकता है, उसका जो है ड्राइंग बना सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से हम उसको समझते हैं, उसका परिमाण पता कर सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसके विषय में विस्तृत जानकारी हमें GPR से। 4 सितंबर 2023 ये तारीख आप भी नोट कर लीजिए। यही वो तारीख है जिस दिन ASI अपने सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपेगी और इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली है। हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज्ञानवापी का सच देश के सामने आए, ज्ञानवापी का समाधान जल्द से जल्द जो है ये देश पाए। आगे बढ़ रहे हैं। किसी पिता की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का पल क्या होता होगा, बताइए मुझे। मेरे हिसाब से वो खास पल जब कोई बच्चा अपने नन्हे हाथों से पिता के लिए खूबसूरत नोट लिखे, खत लिखे, कुछ ऐसा ही। इस तस्वीर को देखिए, ये एक बच्चे के शब्द हैं जो उसने स्टिकी नोट पर अपने पापा के लिए लिखे हैं। इस नोट को पढ़कर कोई भी पापा खुशी से उछल पड़ेगा। अब एक और नोट को दिखाती हूं।
हैंडराइटिंग वही है, इस पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा हुआ है। इस नोट को कोई भी माँ बाप जब देखेंगे तो वो ना चाहते हुए भी बच्ची की गलती को माफ़ कर देंगे। एक पल भी दोबारा सोचेंगे नहीं कि माफ़ किया जाए कि नहीं। बच्चे ने माफ़ी मांगी, वो माफ़ करेंगे। और अब इन दोनों नोट के साथ ये तीसरा नोट देखिए। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों और पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना करें। ये नोट जब कोई भी माँ बाप पढ़ेगा या किसी भी माता पिता की ज़िंदगी में ये नोट पढ़ने का मौका आएगा, तो वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन हो सकता है। कहते हैं ना, पिता की ज़िंदगी में सबसे बुरा दिन वो होता है जब वो अपने जवान बेटे का शव अपने कंधे पर लेता है। ऐसा ही हुआ है। एक पिता के लिए ये सबसे बड़ा सदमा है। फिर पढ़िए आप, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों और मेरे पेरेंट्स को परेशान ना करें। ये वो शब्द है जो किसी भी इंसान का कलेजा चीर देंगे, क्योंकि ये आखिरी शब्द है। और ये आखिरी शब्द मनजोत छाबड़ा ने अपने पापा के लिए छोड़े हैं। मनजोत ने अपने परिवार के लिए ये नोट लिखा है। इन शब्दों को कागज पर उतारने के बाद डेथ फैक्ट्री में मनजोत ने मौत को गले लगा लिया। 18 साल के मनजोत उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था। पिता मनजोत को डॉक्टर बनाना चाहते थे। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए मनजोत इसी साल अप्रैल में अपने शहर से दूर कोटा पहुंचा था। लगभग 11-11:15 के बीच में अपने कमरे में उसने प्रवेश लिया था। उसके बाद उसको बंद कर लिया था और सुबह जब उसने नहीं खोला तो उसके मित्र इत्यादि ने बताया कि वो कोचिंग या जहाँ भी जाना था वो उठ नहीं रहा है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तोड़ करके देखा गया तो वो अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में था। राजस्थान में चंबल नदी के तट पर बसा हुआ शहर है ये कोटा, जो करियर बनाने के चक्कर में अब बच्चों की डेथ फैक्ट्री साबित हो रहा है। ये शब्द मैंने बहुत सोच समझकर, मेरी टीम ने बहुत सोच समझकर चुने हैं। हिंदुस्तान के जो भी माँ बाप इस शो को देख रहे हैं, वो इस शब्द की सच्चाई अब जान लें। साल 2023 का अगस्त महीना अभी शुरू ही हुआ है, यानी साल का 8वां महीना, और इस साल में अब तक कोटा में पढ़कर फ्यूचर बनाने भेजे गए 18 स्टूडेंट्स जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं। मई में एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 5 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। जून और जुलाई में 9 छात्रों ने मौत को गले लगा दिया। जनवरी महीने में 4 छात्रों ने सुसाइड की कोशिश की, जिसमें से 2 की मौत हो गई। पिछले साल 12 दिसंबर को एक ही दिन में 3 छात्रों ने कोटा के अलग अलग हॉस्टल्स में सुसाइड कर लिया। ये आंकड़े सिर्फ छात्रों के सुसाइड के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े उस बोझ के हैं जो इन नौनिहालों के कंधों पर डाल दिए जा रहे हैं। इन आंकड़ों को देखते रहिएगा और खुद से सवाल करते रहिएगा, बच्चों पर आप कितना बोझ जाने अनजाने डाल रहे हैं। क्या वाकई बच्चे उतना बोझ उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? कुछ और आंकड़े आप देख लीजिए। साल 2014 में कोटा में 45 छात्रों ने सुसाइड किया था। 15 में 12 छात्रों ने खुदकुशी की। 2016 में 19 स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगाया। 2017 में 15, 2018 में 20 छात्रों ने सुसाइड किया। 2019 में और 2019 से 22 में 52 छात्रों ने खुदकुशी की, और इस साल अब तक 8वें महीने में 18 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। ये आंकड़ा क्या कहता है? ये आंकड़ा ये कहता है कि आपको खुद से ही सवाल पूछना अब जरूरी है। वो कौन सी रेस है जिसमें हम अपने बच्चों को शामिल कर रहे हैं? कुछ और आंकड़े देखिए, क्योंकि आज आंकड़ों से ही बात होनी चाहिए। ये आंकड़े आपकी आंखें खोल सकते हैं। कोटा में 12 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। 55 छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं जो छात्रों को IIT और एम्स जैसे संस्थानों में एडमिशन दिलाने के ख्वाब दिखाते हैं। कोटा में 5,500 हॉस्टल्स हैं, PG ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। कोटा में हॉस्टल में रहने और कोचिंग आने जाने का खर्च मिला ले तो हर साल एक बच्चे पर 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। यह आंकड़ा आपको क्या बताता है? शायद इतने आंकड़ों से आपको ज्यादा अगर कुछ ना समझ आए तो पूरी पिक्चर समझ आने के लिए मैं कुछ और आंकड़ों की अभी आपके सामने पेशगी करती हूँ।
कोटा में करीब 2,75,000 छात्र ऐसे हैं जो बाहर से आकर वहां इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। हर साल करीब 2.25 लाख छात्र अपने सपने को लेकर कोटा पहुंचते हैं। भारत में 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें IIT हम कहते हैं। इन IITs में बीटेक की 17,385 सीट है। देश में 32 NIT है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनमें बीटेक की 23,954 सीटें हैं। अभी मेरे आंकड़े खत्म नहीं हुए, ये आंकड़े प्लीज आपको बताना जरूरी है क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर टिकी है उन बच्चों की और नौनिहालों की सांसें। इन आंकड़ों को नोट कीजिए, ये आंकड़े आपको एक काली सच्चाई दिखाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद आप अपने बच्चों पर बोझ डालने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। आपको 2 नहीं 2000 मर्तबा सोचना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपके आंकड़े सामने थे। अब मेडिकल कॉलेज की बात सुन लीजिए। भारत में 322 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जो MBBS की पढ़ाई कराते हैं। इन कॉलेजेस में 48,012 सीटें MBBS की लिए हैं। देश में डेंटिस्ट यानी BDS की पढ़ाई कराने वाले 50 सरकारी डेंटल कॉलेज हैं जिनमें 3,513 सीट्स हैं। अब तक आपको समझ आने लगा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इसे थोड़ा और आसान कर देती हूँ। इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बैठने वाला हर बच्चा IIT में जाने का पहले से ही ख्वाब देखता है। यदि IIT में एडमिशन नहीं हो पाता है तो NIT को दूसरी प्रेफरेंस देता है। इसी तरह मेडिकल एंट्रेंस देने वाला बच्चा और सभी बच्चों के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा सरकारी कॉलेज से MBBS करके पढ़ाई पूरी करे। सभी IIT, NIT मिलाकर देश में बीटेक की सिर्फ 41,354 सीट है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS की सिर्फ 51,525 सीट है। इन दोनों का टोटल कितना होता है बताइए? 92,879, 92,879। और कोटा में हर साल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? करीब 2,75,000। अगर यह भी मान लिया जाए कि IIT, NIT सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाला हर बच्चा कोटा से ही सेलेक्ट होगा, तब भी सच्चाई डराने वाली है। यदि मेरे बताए आंकड़ों की हर सीट कोटा के छात्र से ही भरी दी जाए, तब भी हर साल 1,80,000 से ज्यादा छात्र ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आज के आंकड़े आपकी आंखें खोलने वाले आंकड़े होने चाहिए। इन आंकड़ों को देखकर आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा और मैं ये जानती और उम्मीद करती हूं कि कुछ लोग अब भी इन आंकड़ों को देखकर संभल जाएंगे। अगर नहीं समझे तो इन देश के नौनिहालों की ये तमाम खुदकुशियों को सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर हम पेश करते नजर आएंगे। कोटा में 12 साल से 18 साल तक के लाखों छात्र आपको कोचिंग सेंटर से निकलते और अंदर जाते हुए दिखेंगे। ये वो उम्र होती है जब बच्चों को परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब उन्हें माँ बाप के लाड़ और प्यार की ज़रूरत होती है, जब बच्चे को बहन भाइयों के साथ खेलना होता है, जब बच्चों को दोस्तों से घुलना मिलना होता है। और इसी उम्र में लाखों बच्चों को उस फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है जहाँ का दबाव वो सहन नहीं कर पाते हैं, वो टूट जाते हैं। कोटा में 6 ऑनवर्ड्स आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थाएं मिल जाती हैं। जो पहले बड़ी कोचिंग चलाने के लिए छोटी कोचिंग होती है कि आप बड़ी कोचिंग में एंट्रेंस ले सकें, 6 ऑनवर्ड्स जब बच्चा आता है, वो जो 10, 11, 12 साल की उम्र होती है, जिस उम्र में उसे खेलना कूदना होता है, अपनी माँ के पास रहना होता है, उस उम्र में बच्चे अपने परिवार से दूर जा करके इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। आपको क्या लगता है, आप जब अपने शहर से बैठकर कोटा में पढ़ने के लिए भेजे गए अपने बच्चों से उसका हालचाल पूछेंगे तो वो आपको क्या बताएगा? क्या वो आपको ये बताएगा या बताएगी कि वो बहुत प्रेशर झेल रहा है ताकि आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाए? क्या वो आपको बताएगा या बताएगी कि अपने स्कूल का टॉपर रह चुका वो खुद कोटा फैक्ट्री में पहुंचकर भीड़ बन गया है? क्या वो बच्चा या बच्ची आपसे अपनी मानसिक स्थिति शेयर कर पाएगी या पाएगा? उस पर पेरेंट्स का दबाव, एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, ये सवाल आप ही कहते हैं ना। तुम तो जानते हो हम कितनी मुश्किल उठाकर तुम्हें कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे
तो भविष्य में क्या कर पाओगे बेटा? वो शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है, तुम अपना कुछ देखोगे कि नहीं? साइकेट्री से देख के बहुत दुख होता है कि हमारे प्यारे बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा के इस प्यारी जिंदगी का अंत कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सुसाइड रेट्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। इसके मुख्य कारण है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, परफॉर्मेंस प्रेशर, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो रही है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि डेथ फैक्ट्री की ये रेस सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास करने की रेस नहीं है, ये उस एग्जाम में भी टॉप करने की रेस है, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो आपको मनपसंद कोर्स नहीं मिलेगा। आपको इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिलेगी, सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, और आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा किसी एक ऐसे कोर्स में दाखिल हो जाए जिससे उसे लाखों रुपए महीने की नौकरी ना मिल सके। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं, देश की सबसे बढ़िया नौकरी कौन सी मानी जाती है? सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के कुछ आंकड़े आपके सामने। 2020 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप 11 लोगों में से 8 ने परीक्षा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से पास की थी। 2022 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप 11 लोगों में से 7 के जो सब्जेक्ट्स थे वो ह्यूमैनिटीज से थे। तो समझ लीजिए कि सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने से ही भविष्य उज्जवल होने की गारंटी नहीं होती है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ये पढ़कर भी सफलता हासिल की जा सकती है। 31 जुलाई तो कुछ दिन पहले ही गई थी, तब आप किसी इंजीनियर या डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे, तब आपको कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले सीए की जरूरत पड़ी होगी ताकि आपको कुछ टैक्स बचाने में मदद मिल पाए। आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी को वो पढ़ने दीजिए। अगर वो गाना गाना चाहता है तो गाने दीजिए, अगर वो कथक करना चाहता या चाहती है तो उसे करने दीजिए। उस पर अगर किसी चीज का दबाव बनाना चाहते हैं तो सच्चा और अच्छा इंसान बनाने का दबाव डालिए, क्योंकि वो जब निकलेगा इस रेस से अलग होकर, वो जब अपना ऑर्बिट शिफ्ट कर लेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने लगेगा, तो वो बहुत बेहतर करेगा जिसकी आप उससे उम्मीद रख रहे हैं। वो खेलना चाहता है, उसे खेलने दीजिए। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियर बन जाते तो हम क्या उनके उस मैच को कभी इतने शानदार फख्र के अनुभव के साथ देख पाते? शाहरुख खान अगर इंजीनियरिंग में फंस जाते तो क्या शाहरुख खान की एक्टिंग का लुत्फ हम ले पाते? इसीलिए अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, वो अपनी जिंदगी, अपना रास्ता तय करेंगे। हाँ, उन पर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात गरीबी की। हालांकि गरीबी की बात कोई करना ही नहीं चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन बात जब नेताओं की आती है तो गरीब और गरीबी उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इस बारे में नेता लोग हर बार बात कभी भी नींद में भी कर सकते हैं और करते भी हैं, भले ही उन्होंने इस विषय पर तैयारी की हो कि ना की हो। लेकिन गरीब की बात उनके भाषण में कैसे कॉन्फिडेंटली लाई जाती है, आप शुरू से उठाकर देख लीजिए अंत तक, आप कहेंगे सच कह रही हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं नहीं। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? एक पॉलिटिकल अपोनेंट के नाते मेरे लिए बड़ा आसान है ये कह देना कि आप क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी दर इतनी है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, सरकार छोड़ दीजिए ना। ये सामूहिक चिंता का विषय। इतनी बड़ी बेरोजगारी, हर दूसरे घर में बेरोजगारी, हर दूसरा रूरल हाउस होल्ड कर्जदार।
और हमारी प्राथमिकताओं में अभी भी नहीं है। देखिए, विपक्ष का हक है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इस पर सरकार से लगातार सवाल उठाता रहे। लेकिन क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी की असली इस वक्त तस्वीर क्या है? गरीबों की इस वक्त हालत कैसी है? उनकी हालत सुधरी है कि नहीं सुधरी है? उसमें बदलाव आया है कि नहीं आया है? कि उनकी हालत जस की तस है? इस सवाल का जवाब तो तलाशना ज़रूरी है ना, और तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक कहानी रखना चाहती हूँ। जो देश की सरकार चला रहे हैं, जो देश के मुखिया हैं, उन्होंने एनडीए सांसदों की बैठक में इस मसले को लेकर कहा क्या, सुनिएगा। विपक्ष को जातियों की राजनीति करने दीजिए, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक जाति है और वो है गरीब। हमको गरीब कल्याण के लिए काम करना है, हर गरीब के लिए काम करना है। हमने अपनी विचारधारा के मुद्दे पर राम मंदिर बनाया है, आर्टिकल 370 को हटाया है, लेकिन इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलेंगे। वोट हमें गरीबों के लिए काम करने से ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहली बार ये बात कही हो। 2014 में जब वो पहली बार सत्ता में आए थे, तभी से ये उनके एजेंडे पे रहा। पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनवाते हैं। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। अब एक और बयान सुनिए। ये बयान सिर्फ हिंदुस्तान में ही गरीबी कम करने की बात नहीं कर रहा। ये बयान अगर आप सुनेंगे तो पीएम मोदी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी गरीबी और जिस तरीके की मुफलिसी है वो ना रहे। आमतौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री को जब आप सुनते हैं तो वो अपने ही देश के लोगों को संबोधित करता है, और अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल पटल पर पीस की बात करता है। लेकिन गरीबी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आवाम से क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश पे गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? मतलब अगर लड़ना ही है तो भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर गरीबी से जंग लड़े, जहालत से लड़े, मुफलिसी से लड़े। जंग से हालात बदतर हो जाते तो बात अलग थी, लेकिन जंग से हालात बेहतर हो जाते तो बात अलग थी। लेकिन जंग से हालात बदतर हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं, और ये जंग दोनों मुल्कों या अपने अपने देशों में बेहतरी लेकर आएगी। क्या वाकई ऐसा कभी आपने देखा है? इसीलिए आज ये बात करना ज़रूरी है कि गरीबी के पैमाने पर पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान की हालत क्या है, इस पर आपसे मैं बात करना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप खुद जानते हैं, अरसे से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की कंगाली और कर्जे की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। भारत के विरोध में पाकिस्तान उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से केवल तबाही आ सकती है,
तरक्की नहीं। वो आतंकवादियों को पालता है, अपने ही नागरिकों पर जुल्म करता है। वहां के आम आदमी को ना सरकार पर भरोसा, ना अपनी पुलिस पर और ना सेना पर, क्योंकि वहां की सरकार का ध्यान गरीबी हटाने पर है ही नहीं। इसीलिए आम पाकिस्तानी आटे के लिए परेशान। जब मुसीबत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत का पासा फेंक देते हैं। परसों ही हमने आपको द रुबिका लियाकत शो में पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये पर बताया था विस्तार से। जो जिन्ना के आदर्शों पर चलेगा उससे उम्मीद बताइए क्या की जा सकती है। इसीलिए आज भारत के आंकड़े दिखाएंगे। आर्थिक विकास के पैमाने पर भारत कहां पर पहुंच चुका है ये जानिए। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है लुक फॉरवर्ड इंडियाज मोमेंट। आसान भाषा में इसको आप कह सकते हैं भविष्य की ओर देखो, भारत का वक्त आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। S&P ऐसा क्यों कह रही है, अब ये भी सुनिए। S&P का मानना है कि साल 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 लाख करोड़ डॉलर या करीब 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अभी भारत की अर्थव्यवस्था है 3.4 लाख 3.4 लाख करोड़ डॉलर की, मतलब डबल है। इस दौरान हमारी जीडीपी की ग्रोथ 6.7% रहेगी, अभी 6.2 है। अभी हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग $2500 सालाना है और 24-31 के दौरान ये $4,500 या फिर $3,73,000 रुपए सालाना हो जाएगी। जब अर्थव्यवस्था के खुश करने वाले आंकड़े आ रहे हैं तो जाहिर है नौकरियां भी जल्द मिल रही हैं। 2 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां जुलाई महीने में ऑफर की गई। अर्थव्यवस्था के फ्रंट से भी अच्छी खबरें आ रही है। S&P के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में कंपनीज ने जो नौकरियां दी वो 18% ज्यादा है। जुलाई में सरकार को GST से 1.65 लाख करोड़ यानी 1,65,000 करोड़ रुपए मिले हैं। एक साल में GST कलेक्शन 11% बढ़ गया है। जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है तो लोग खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं और इसीलिए इस साल जुलाई तक 3,62,500 कारें बिकी है। 7 महीने में कार बिक्री का ये नया रिकॉर्ड है। S&P से ठीक पहले दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में भारत के स्टेटस को बदलकर ओवरवेट कर दिया। इसके मुताबिक भारत के पास बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए अच्छी खासी पूंजी है। भारत में कारोबार या निवेश करना फायदेमंद है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी आगे है और बेहतर परफॉर्म करने के बिल्कुल उस ट्रैक पर है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 6.2% GDP के अनुमान के मुताबिक सही रास्ते पर है। इसके एक्सपर्ट ने जो कहा वो आपको वर्ड टू वर्ड में बताती हूँ। अलग अलग गुटों में बटी दुनिया में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसका उसे फायदा हो सकता है। भारत में यकीनन ग्रोथ बढ़ने की लंबी शुरुआत है, जबकि चीन में ग्रोथ धीमी हो रही है। आप ये सोच सकते हैं कि आंकड़े शायद बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आंकड़े हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब किसी देश की GDP या अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उस देश में ज्यादा रोजगार का सृजन होता है, देश का खजाना बढ़ता है, सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है, विकास के काम ज्यादा होते हैं। बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, रेल, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा लोगों की भलाई पर ज्यादा खर्च होता है। इसके कारण आम लोगों के पास ज्यादा पैसे आते हैं, गरीबी कम होती है और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक विकास से गरीबी कम होती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि भारत में गरीबी और गरीबों की स्थिति में बदलाव क्या हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों में गरीबी 32.59% से गिरकर 19.28% पर आ गई है, जबकि शहरी इलाकों में गरीबी दर 8.65% से कम होकर 5.27% रह गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 से 2019-20 तक के 4 साल में भारत में गरीबी दर 9.89% घटी है। इन 9 सालों में इस दौरान देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये तो देश की संस्थाओं की बात हुई। विदेशी संस्थाओं ने भी भारत में गरीबी कम होने का दावा किया है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जुलाई में जारी रिपोर्ट कहती है भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गरीबी कम हुई है।
बताया गया कि बीते 15 सालों में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह रिपोर्ट 110 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तैयार हुई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इसीलिए क्योंकि यह जानना भी जरूरी है कि करीब 50 साल पहले गरीबी कितनी थी और अब कितनी रह गई है। 1974 में भारत की आबादी 61 करोड़ हुआ करती थी, जो देश में 57% लोग तब गरीब थे। और 2019 में आबादी 138 करोड़ के करीब हुई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 28 रह गई। इस खबर को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको महात्मा गांधी से जुड़ी एक बात बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी के पास रोज बहुत से लोग मिलने आते थे। कई लोग उनके साथ काम भी करना चाहते थे, देश के लिए काम करना चाहते थे, देश सेवा करना चाहते थे। लेकिन आखिर कौन सा काम देश सेवा होगा और कौन सा देश सेवा नहीं होगा, इसके लिए लोग जानना चाहते थे। और इसीलिए महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया। गांधी जी ने कहा कि तुम जब भी कोई काम हाथ में लो तो ये ध्यान में रखना कि इससे सबसे गरीब और समाज के सबसे अंतिम या कमजोर व्यक्ति को क्या फायदा होगा। उन्होंने ये बात हर आदमी के लिए कही, हम सब के लिए। सबको इसी कसौटी पर अपने आप को परखना चाहिए, नेताओं को भी, सरकारों को भी, आपको भी। अब आगे बढ़ेंगे, पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे। पाकिस्तान, बात ही करना बेकार है, क्योंकि कहते हैं जो एक बार गलती करे वो इंसान, जो बार बार गलती करे वो शैतान, जो गलतियों पर गलतियां करे वो पाकिस्तान। क्योंकि हर बार पाकिस्तान हिंदुस्तान पर आतंकी हमले करवाता है, फिर जब इंडिया सवाल उठाता है तो पाकिस्तान पहले मना कर देता है, लेकिन सच्चाई खुलने के बाद मान भी लेता है। तो कैसे मान ले कि पाकिस्तान जो बातचीत की पेशकश कर रहा है वो सच है, क्योंकि पाकिस्तान की तो फितरत रही है। जब भी हम बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हुए, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। अटल जी पाकिस्तान गए थे अमन का कारवा लेकर, दिल मिलाने, दोनों मुल्कों को जोड़ने, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? कारगिल का युद्ध थोपा। फिर पीएम मोदी ने बातचीत करनी शुरू की। उसने क्या किया? पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कर दिया, बालाकोट, उरी, पुलवामा। हम भूल सकते हैं क्या? इसलिए भारत ने इस पेशकश पर पाकिस्तान से साफ कह दिया है, बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद रोक दोगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान की सरजमी पर खुलेआम घूम रहे हैं। हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, जकीउर रहमान लखवी है, अब्दुल रहमान मकी है, ये सारे आतंकी शामिल हैं। मैं पाकिस्तान से कहना चाहती हूं कि आपके यहाँ आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है, आप बातचीत की पहल कर रहे हैं। आप भारत के सामने सियासी खेल नहीं चल रहे। अब भारत बदल चुका है, ये नहीं हो पाएगा। शहबाज शरीफ खुद मान रहे हैं कि भारत से जंग लड़कर हम सबक सीख चुके हैं। जंग में हमें समय, संसाधन सब बर्बाद करना पड़ा। जंग से हमने सबक सीख लिया। अब हम अमन चाहते हैं। भारत के साथ हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। पीएम मोदी से वार्ता की मैं अपील करता हूं, शहबाज सरकार की तरफ से। शहबाज साहब ने ये कहा। भारत अच्छी तरह जानता है कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर आप दिल से भारत से बातचीत करना चाहते तो अपने यहाँ चुनाव से ठीक पहले ऐसी बातें करने के बजाय थोड़ा पहले बातचीत के लिए प्रपोजल भेज दें। अब क्या फायदा? अब तो अपना कार्यकाल पूरा हो गया। पाकिस्तान में तो ये पुराना रिवाज है, माफ कीजिएगा, रिवाज है। सत्ता में रहते हुए भारत के खिलाफ आतंक फैलाओ, सत्ता से बाहर होते ही भारत के गुणगान गाओ। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे फर्जी साबित कहा, फर्जी बातचीत के ऑफर को आईना दिखा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद और बातचीत भाई साथ साथ तो नहीं चल सकते। पाकिस्तान क्यों? भारत का पोजीशन आपको मालूम है, क्लियर है, कंसिस्टेंट रहा है, वेल नोन भी है कि हम पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके। पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस, हॉस्टिलिटी, ये हटना चाहिए और उससे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए।
मसला यह है कि शहबाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव बेमतलब है। वो केवल इंटरनेशनल प्रेशर और IMF को दिखाने के लिए ढोंग रच रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ताकि उन्हें कर्ज की किस्त मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और अब बात मेरे हिंदुस्तान की। जब हम कपड़े सुखाते हैं या कोई झंडा लगाते हैं तो वो किस दिशा में बहता है? जिधर की हवा बह रही हो उसी दिशा में बहेगा, सिंपल है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी इमारत पर कोई निशानी लगी हो तो वो सामने से जिस तरह दिखेगी, पीछे से या हर दिशा से वैसी दिखेगी क्या? जैसे इस वक्त आप ये देख रहे हैं, क्या ये पीछे से भी वैसी दिख सकती है या साइड से भी वैसी दिख सकती है? नहीं ना। अगर समंदर किनारे बनी पूरी इमारत में शोर हो रहा हो तो क्या किसी खास जगह बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो सकता है? आप कहेंगे ये कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ऐसा दिखाना है जो संभव है, ऐसा हो रहा है, और ये कोई आज नहीं हो रहा है, सैकड़ों हजारों साल से ऐसे चमत्कार हिंदुस्तान में हो रहे हैं। ये जगह कहाँ है? उड़ीसा में। और इस जगह का नाम क्या है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ के चमत्कार बताने से पहले मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदू धर्म में 4 धाम है, बद्रीनाथ है, द्वारिका है, रामेश्वरम है और पुरी है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यह समुद्र के पास करीब 4 लाख वर्ग फीट में बना है। यहाँ समुद्र की लहरों का शोर दिन रात सुनाई देता है। यहाँ हर साल रथ यात्रा निकलती है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर से जुड़े चमत्कार को भी जानिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जिसमें से मुख्य द्वार का नाम सिंहम द्वारम है। जब आप सिंह द्वारम से मंदिर जाते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन इस गेट से जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो लहरों की आवाज जो है वो बदलती हुई नजर आती है। जब तक आप मंदिर के अंदर हैं तब तक आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। आमतौर पर झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यह झंडा हमेशा हवा के खिलाफ लहराता है। आप विजुअल में भी देख सकते हैं। मतलब हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो यह झंडा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लहराएगा। यह भी हैरानी की बात है कि इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। ये मंदिर के ऊपर क्यों नहीं उड़ते, ये राज आज तक नहीं सुलझ पाया है। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र बना हुआ है। आप इसे कहीं से भी देख सकते हैं। आपको ये हमेशा अपने सामने लगा हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ रोजाना झंडा बदला जाता है, लेकिन जो आदमी झंडा बदलने जाता है वो पोल पर उल्टा चढ़कर जाता है। जगन्नाथपुरी के रसोई घर में भगवान के लिए महाप्रसाद बनता है, जिसे 500 रसोइये मिलकर बनाते हैं और 300 लोग इस काम में उनकी मदद करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर कहलाता है। हम इस सेगमेंट में हिंदुस्तान की विरासत, परंपरा, रीति रिवाज को दिखाते हैं। मेरा देश कितना अनोखा है, हमारी जड़ें कितनी मजबूत है, हमारी परंपराओं में कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, ये सब मेरा हिंदुस्तान में दिखाने का मकसद है। लेकिन ज्ञान विज्ञान के साथ कुछ चमत्कार भी खूब होते हैं, वो भी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24। कल बड़ी कवरेज, क्योंकि कल 5 अगस्त है। कश्मीर से धारा 370 हटी थी, तो भारत 24 कश्मीर में मौजूद रहेगा। ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज सुबह से लगातार आप देखेंगे।